अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे लेक्सेटिव्स के बारे में और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने दो पार्ट्स कवर किए हैं। चैप्टर का नाम है ड्रग्स अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जीआईटी में जितने भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दो पार्ट्स हमने कवर किए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्सेटिव से। ठीक है, और इसी पार्ट पे ही ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्सेटिव्स। व्हाट इज़ लेक्सेटिव्स? एक्चुअली मैं आपको जस्ट एक आम ज़बान में बता देता हूँ। लेक्सेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम कंस्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंस्टिपेशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? कब्ज़ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी बंदे को कंस्टिपेशन हुआ है और उसके जो है फीसेस नहीं पास हो रहे, उसके जो है बाउल मोमेंट स्टॉप हो चुका है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए, कंस्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए हम लेक्सेटिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपको ऊपर बताया जा रहा है जनरली यूज टू इंक्रीज द पैसेज ऑफ कोलोनिकल कंटेंट। हमारा जो कोलोन है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, स्पेशली वहाँ पे जो है मतलब जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल जिसको हम फीसेस कहते हैं, ठीक है, वही होता है। तो उसको उसकी मूवमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके पैसेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लेक्सेटिव्स यूज़ करते हैं। लेकिन हम ये मतलब आम तौर पर नहीं यूज़ करते। उसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो और उसके स्टूल नहीं पास हो रहे हो, तो हम लेक्सेटिव्स यूज़ करते हैं। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस होते हैं जिसमें केमिकल स्टिमुलेंट्स आते हैं, इरिटेंट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलेंट्स आते हैं और लुब्रिकेंट्स या फिर स्टूल सॉफ्टनर आते हैं। आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा लेक्सेटिव्स क्या काम करते हैं कि बाउल एवाक्वेशन करते हैं। ठीक है, यर वेरियस पर्पसेस का मतलब ये कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए बाउल एवाक्वेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेलमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम लेक्सेटिव यूज़ करते हैं। कुछ को कंस्टिपेशन होती है, कुछ को ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ गंदी जहरीली चीज़ खाई होती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लेक्सेटिव्स यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पसेस होते हैं। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू देयर मूड ऑफ एक्शन, और फिर हम इसको हर मूड ऑफ एक्शन के हिसाब से जो है डिवाइड करते हैं। कैसे, ये आपको बताया गया है। केमिकल स्टिमुलेंट्स जो थे, जो कि हमने पहले पढ़ा पहले वाले स्लाइड में, केमिकल स्टिमुलेंट जो है उसमें आप यूज़ करते हो बेसाकोडाइल। ये एक ड्रग है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं, डिलकोलेक्स के नाम से आते हैं। इसका काम क्या है, काम किस तरीके से करते हैं कि ये जो हमारे जीआईटी के अंदर नर्व्स हैं जो कि ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसको जगा देते हैं। ठीक है, तो उसको जब जगाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे इरिटेशन कॉज होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब इरिटेशन कॉज होती है तो जो कंटेंट वहाँ पे मौजूद होगा, जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद होगी, उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरीके से जो कंस्टिपेशन है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा हमारे पास है मैकेनिकल, या फिर हम इसको मैकेनिकल स्टिमुलेंट कहते हैं या बल्क कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलोज आता है। काम किस तरीके से करते हैं कि जितना भी आपके बॉडी में फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड को इकट्ठा करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में लेके आता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड लेके आता है तो क्या होता है कि वहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है और जो स्टूल है वो सॉफ्ट होने लग जाता है, क्योंकि पानी का मकदार वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो जब पानी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो स्टूल सॉफ्टनिंग की वजह से वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, एंड दस हाउ द कॉन्स्टिपेशन इज़ रिमूव्ड। ठीक है, फिर इसके अलावा लुब्रिकेंट्स होते हैं, और ये एक किस्म के ऑयल होते हैं। ठीक है, ऑयल होते हैं या फिर जो है लुब्रिकेंट किस्म के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? लुब्रिकेटिंग द इंटेस्टाइनल मटेरियल टू प्रोमोट पैसेज थ्रू द जीआईटी। इसको हम इंटेस्टाइन में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि इनीमा वगैरह होता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में इंसर्ट करते हैं और ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो फीसेस है, उसको लुब्रिकेट करते हैं, मतलब ऑयल देते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है और इसी तरीके से फिर वो जो है वो बंदा कंस्टिपेशन से निकल जाता है। तो ये इसके कुछ टाइप्स है और इसके मूड ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से काम करते हैं।
अच्छा, थेराप्यूटिक इंडिकेशन क्या है, मतलब कब कब आप दे सकते हो, तो कंस्टिपेशन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा हम अगर नहीं चाहते कि कोई बंदा है, ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करो कोई हार्ट का पेशेंट है जिसको लाइक CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, मतलब उसका हार्ट इस काबिल नहीं है कि पूरी बॉडी को ब्लड दे सके, हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, या फिर पोस्ट MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसी को हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, या फिर पोस्टपार्टम है। पोस्टपार्टम का मतलब ये कि कोई फीमेल है, ठीक है, और उसने अभी अभी बच्चे को बर्थ दी है, बच्चा पैदा किया है, तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत मतलब ख़राब हो चुके होते हैं, उसको जो है ज़्यादा स्ट्रेनिंग की, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत, या अगर हम देते हैं, ठीक है, तो मसला हो सकता है, उसके ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। या पोस्ट ऑपरेशन कोई मरीज़ है जिसका भी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो ये ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको स्ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब ज़ोर नहीं देना चाहिए। तो हम उन्हीं पेशेंट को भी ये लैक्सेटिव्स देते हैं ताकि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं तो उनको अ, मतलब ज़ोर ना लगाना पड़े, ठीक है। इसलिए हम उसको लैक्सेटिव्स देते हैं ताकि उनके स्टूल आसानी से पास हो और उनको कोई भी मसला ना हो। लाइक अगर किसी को हार्ट का पेशेंट है, वो बहुत ज़ोर लगाएँ तो हार्ट पे ही दबाव पड़ेगा, तो इसलिए उसका हार्ट मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकता है। या कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या कोई अगर पोस्टपार्टम मतलब कोई फ़ीमेल है जिसका अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज है, ठीक है, तो वो ज़ोर लगाएंगी और डैमेज हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट को लैक्सेटिव्स देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन के लिए भी देते हैं, मतलब कोई डायग्नोज हमने करना है तो लैक्सेटिव्स देते हैं। रिमूवल ऑफ पॉइजन्स और टॉक्सिन्स, अगर किसी बंदे ने जहर खा लिया या कोई ऐसी कोई पॉइजनस चीज़ खा ली, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम लैक्सेटिव्स देते हैं ताकि स्टूल के ज़रिए वो जल्दी से जल्दी बाहर हो। या फिर कोई एंटी हेलमेंथिक थेरेपी, हेलमेंथ हम कहते हैं वही कीड़े मकोड़े, ठीक है, तो अक्सर हेलमेंथ्स वगैरह जो है वो हर किसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उसको ख़त्म करने के लिए भी हम लैक्सेटिव्स देते हैं, और एमोनिया को रिमूव करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलेज देते हैं। इलेक्ट्रोलेज भी एक लैक्सेटिव है, ठीक है। एमोनिया का होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस होते हैं ना इंटेस्टाइन के अंदर, तो गैसेस को ख़त्म करने के लिए हम इलेक्ट्रोलेज के नाम से जो लैक्सेटिव्स आते हैं वो देते हैं। तो आई होप कि थेराप्यूटिक इंडिकेशंस आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, कब कब आपने ये नहीं देना है, लैक्सेटिव्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि मतलब कब कब आपने एहतियात के साथ देने या फिर नहीं देने। तो एक्यूट एब्डोमिनल डिसऑर्डर, मतलब अगर किसी को अचानक कोई एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो वो आपने उस सिचुएशन में लैक्सेटिव्स नहीं देने। किसी को अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, अपेंडिक्स की ऑपरेशन हो रहा है या फिर कोई मतलब उसको दर्द हो रहा है तो नहीं देने। डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस आपने HN में पढ़ा होगा, जो है लार्ज इंटेस्टाइन की एक बीमारी है। या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब अल्सर हुआ है, ठीक है, कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लैक्सेटिव्स नहीं देते, ठीक है। फिर इसके कुछ केमिकल जो दूसरा टाइप है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसाकोडाइल जैसे कि मैंने बताया, और इरिटेंट लैक्सेटिव में आपका आता है कॉस्टर सीना, केस्केरा और फेनो लेफ्थिलीन, ठीक है। ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं एज केमिकल स्टिमुलेंट कैथेरेटिक्स, ठीक है, मतलब लैक्सेटिव्स है जो कि एज अ केमिकल आप यूज़ कर सकते हो। फार्माकोडायनामिक्स, मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं, तो क्या करते हैं, दीज एजेंट्स डायरेक्टली स्टिमुलेट द नर्व प्लेक्सिस इन द इंटेस्टाइनल वॉल। मैंने बताया आपको कि हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी नर्व्स हैं ये जाके उनको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उनको जगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि द रिजल्ट इज़ इंक्रीज्ड मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ द कोलोन। तो जब नर्व्स आपके जाग जाते हैं तो वो आपके मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, आपके कोलोन के मूवमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, एंड दस हाउ कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैकेनिकल स्टिमुलेंट्स पे अगर आते हैं तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है लैक्टुलोज, मतलब ये एक किस्म का लैक्सेटिव है जो कि मैकेनिकल स्टिमुलेंट में आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि मैग्नीशियम होते हैं इसमें, सिट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट वगैरह ये चीज़ें, ठीक है, सलाइन के तरह, मतलब ये ज़्यादातर जो है वो पानी वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीलियम होता है और पॉलीकार्बोफिल,
ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है जो कि आप मैकेनिकल स्टिमुलेंट में यूज़ करते हो। इसके अंदर मतलब इतना कुछ याद रखने वाला है नहीं, बस नाम आपको पता होने चाहिए कौन से मैकेनिकल में आते हैं कौन से केमिकल में आते हैं, ठीक है। ये इसका फार्माकोडायनामिक्स क्या है मैकेनिकल का, कि ये these agents are rapid acting laxatives to increase the GI motility by, क्या करते हैं मतलब GI की जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है, उसको इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन कैसे? जितना भी फ्लूइड है वो जाके यहाँ पे जमा कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और क्या करते हैं कि स्टिमुलेटिंग द लोकल स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ज़ोर देने वाले, ठीक है, उनको, और एक्टिवेटिंग लोकल डिफिकेशन रिफ्लेक्स, और डिफिकेशन रिफ्लेक्स जो है, जो कि बाउल मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला जो रिफ्लेक्स है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। और इसी तरीके से फ्लूइड जब आता है तो वो आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है, और आपके जो रिफ्लेक्सेस है डिफिकेशन के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका स्टूल पास होने लग जाता है, ठीक है। तो ये है इसका फार्माकोडायनामिक, या हम कहते हैं कि मूड ऑफ एक्शन, ठीक है। प्रोटोटाइप लुब्रिकेंट में जो है, लुब्रिकेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिसको हम एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इंजेस्ट करते हैं और स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। तो इसमें प्रोटोटाइप जो है वो डिग्यूसेट है, मतलब जो ब्रांड नेम होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। इसके अंदर ग्लाइसरीन वगैरह होता है, ग्लाइसरीन आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो हम मतलब देते हैं थ्रू एनस, ठीक है। और मिनरल ऑयल जिसमें इनीमा वगैरह होता है तो वो हम इंजेस्ट करते हैं, और उसके ज़रिए से जो है वो सॉफ्ट हो जाता है स्टूल, और स्टूल बाहर आने लग जाता है। ग्लाइसरीन ज़्यादातर जो है वो बच्चों में देते हैं, एंड मिनरल ऑयल जो है वो इनीमा वगैरह एडल्ट्स में देते हैं। का फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि डिक्यूसेट इंक्रीज द एडमिक्सचर ऑफ फैट इन वाटर प्रोड्यूसिंग अ सॉफ्टनर स्टूल। ये फैट और वाटर को मिक्स करता है और आके स्टूल को वो चीज़ें सॉफ्ट कर देती हैं। ग्लाइसरीन एंड मिनरल ऑयल फॉर्म अ स्लिपरी कोट ऑन द कोलोनिक कंटेंट। और ये क्या करते हैं, ग्लाइसरीन और मिनरल ऑयल के जब ये हम इंजेस्ट करते हैं तो ये एक स्लिपरी, एक पिसला हुआ चीज़ बनाते हैं जिस पे लोग फिसलते हैं, ठीक है, आमतौर पर। तो ये उसी तरह का एक स्लिपरी एनवायरनमेंट बनाते हैं कोलोन के अंदर, और जब वो स्लिपरी हो जाता है तो स्टूल जो है वो स्लिप होने लग जाते हैं, एंड दस हाउ इट कम्स आउट, ठीक है। लुब्रिकेंट्स हमेशा याद रखें कि ये हम ओरली नहीं देते, ये हम थ्रू एनस देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से वहाँ का जो है एनवायरनमेंट स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका जो कंस्टिपेशन है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो आम साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, जो लेक्सेटिव्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या है कि डायरिया हो सकता है आपको। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेक्सेटिव्स दे दिए तो ज़ाहिरी बात है वो स्टूल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा तो बंदे को डायरिया होगा। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकता है, मतलब मरोड़ वगैरह आ सकते हैं आपके पेट में। नोज़िया हो सकता है, मतलब वोमिटिंग वगैरह, या फिर आपको ऐसा उल्टी आएगी, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि लेक्सेटिव्स ये करते हैं कि आपके बॉडी से फ्लूइड जमा करवाते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बॉडी से बाकी जो बॉडी है वहाँ पे पानी की कमी आएगी, इसी वजह से जो है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्वेटिंग हो सकता है, पेल्पिटेशन, मतलब हार्ट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता होगा, और फ्लैशिंग, मतलब वही कि आपकी स्किन जो है फ्लश हो जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। और फेंटिंग, आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे, आप जो है किसी जगह पे आप लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फेंटिंग या फिर फ्लशिंग। कैथार्टिक डिपेंडेंस, मतलब आपको पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि आपकी बॉडी से जो है पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो फिर आपको पानी चाहिए आपकी बॉडी को। तो ये है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। द नेक्स्ट क्लास इज़ एंटी डायरियल, और नाम से ही पता चलता है कि ये डायरिया के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ठीक है, स्टूल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बार बार जो है वो बाथरूम जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसको डायरिया होगा, एंड उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंटी डायरियल। एंटी डायरियल जो है दीज एजेंट्स यूज टू काम एंड द इरिटेशन ऑफ द GIT फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ डायरिया। मतलब किसी बंदे को डायरिया है तो ये एंटी डायरियल हम यूज़ करते हैं ताकि उसका जो GIT है वो काम हो सके, ठीक है, वो उसको आराम मिले और डायरिया उसका
ख़त्म हो। ठीक है, इसके भी हम कुछ जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस में, जिसमें लोकल एंटी मोटिलिटी आती है। ये फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास इज़ लोकल रिफ्लेक्स इनहिबिशन एंड द थर्ड वन इज़ सेंट्रल एक्शन ऑन द CNS। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके क्लासेस है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला लोकल रिफ्लेक्स इनहिबिटर आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास ड्रग आता है बिस्मुथ सेप्सिलाइसिलेट। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, एक्शन इसका क्या है कि लोकली कोट्स द लाइनिंग ऑफ द GIT टू सूथ इरिटेशन। ये जब हम लेते हैं तो ये हमारे GIT के जो लाइनिंग है, जो बाहर का हिस्सा है, उसको एक कोट देते हैं, मतलब उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से जिस चीज़ की वजह से इरिटेशन पैदा हो रही है, जिस चीज़ की वजह से जो है वो डायरिया हो रहा है, तो उस चीज़ को ख़त्म करे। ठीक है, इसलिए हम ये देते हैं बिस्मुथ सेप्सिलाइसिलेट। ठीक है, लोकल एंटी मोटिलिटी जो है उसमें हम लेप्रोमाइड देते हैं, और ये क्या काम करते हैं कि डायरेक्टली इनहिबिट्स द इंटेस्टाइनल मसल एक्टिविटी टू स्लो पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ पुश करने के मोमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना नीचे की तरफ आता है हमारे स्टमक तक, तो ये भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आता है। और फिर स्टमक से खाना जाता है टू द एनस। ठीक है, मतलब जो फीसेस वगैरह होते हैं, तो ये भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो जो एंटी मोटिलिटी है, ठीक है, जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को डिक्रीज़ करते हैं। तो जब आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है आपका डायरिया भी पास नहीं होगा, तो डायरिया कंट्रोल होगा। सेंट्रल एक्टिंग एजेंट जो है, जो ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, स्टॉप्स GIT स्पेज़म बाय CNS एक्शन। ये स्पेशली ज़्यादातर जो है वो नशे में काम करते हैं, ओपियम वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये आपके GIT का जो स्पेज़म है, जो कंट्रैक्शन है, ठीक है, उसको बंद कर देते हैं, और इसी तरीके से ये आपके जाके दिमाग पे डायरेक्ट एक्शन करते हैं, मतलब CNS पे एक्शन करते हैं। तो CNS आपका जो GIT का जो ट्रैक है उसको बंद कर देता है, और आपका डायरिया जो है वो रुक जाता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है, ये कब कब आप दे सकते हो, तो ज़ाहिरी बात है आप एक्यूट या फिर क्रॉनिक डायरिया में दे सकते हो। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ फीकल वॉल्यूम डिस्चार्जेस, अगर किसी बंदे का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फीसेस पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप दे सकते हो। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया का मतलब कि कोई बंदा है वो ट्रेवलिंग पे निकलता है, ठीक है, और ट्रेवलिंग के दरमियान जो है उसको क्या होगा कि डायरिया हो जाता है। किसी भी वजह से हो सकता है, वो एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है, या फिर बाहर के खाने की वजह से भी हो सकता है। तो उस दौरान जब आप उस डायरिया को ट्रीट करोगे तो उस दौरान भी आप ये एंटी डायरियल यूज़ कर सकते हो। ट्रेवलर डायरिया का यही मतलब है। काउंटर इंडिकेशन क्या है कि मतलब किन किन सिचुएशन में आप नहीं दे सकते। अगर किसी बंदे ने पॉइजन्स कोई जहरीली चीज़ खा ली है, ठीक है, तो आप उसको एंटी डायरियल क्यों दोगे। अगर आप दोगे तो उसका जो है वो फीसेस मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है, तो उसका पॉइज़न बाहर नहीं निकलेगा, तो पॉइजनिंग वाले बंदे को आप नहीं दोगे। इसके अलावा अगर किसी बंदे को ड्रग एलर्जी है तो भी आप ये मतलब एंटी डायरियल से एलर्जी है तो नहीं दोगे, ठीक है। GI ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर GI हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो ऑलरेडी जाम हुआ है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में भी नहीं दोगे एंटी डायरियल। एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन या फिर कोई और मसला है एब्डोमिनल से रिलेटेड, तो उसमें भी आप ये एंटी डायरियल नहीं दोगे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं एंटी डायरियल के, आपको कंस्टिपेशन हो सकता है क्योंकि ये डायरिया को रोकता है, तो जब ये फीसेस के मूवमेंट को रोकेगा तो ज़ाहिरी बात है आपको कंस्टिपेशन हो सकता है। नोज़िया वोमिटिंग ये तो हर एक में नॉर्मल है, ठीक है, मतलब हर मेडिसिन में नोज़िया वोमिटिंग जो है एज अ साइड इफ़ेक्ट आता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट, आपको अच्छा नहीं फील होगा, आपका पेट जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अंदर कुछ चल रहा है, कुछ मरोड़ वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और टॉक्सिक मेगा कोलोन के आपके मतलब जो कोलोन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा या
टॉक्सिसिटी वहाँ पे पैदा हो सकती है, क्योंकि आप एंटी डायरियल देते हो तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इरिटेंट्स पैदा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस ड्रग के लेने की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। यही है इसके कुछ। अब आगे जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स जो है स्पेशली इसका ताल्लुक वोमिटिंग से है। एक में हम वोमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, एक में हम वोमिटिंग को बंद करवाते हैं। एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स का तो मैंने आपको बता दिया। एमेटिक एजेंट आपको ऊपर लिखा हुआ है सिरप आप आईपी केक। आईपी केक जो है ये एक किस्म का सिरप आता है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। ये एक किस्म का जो है सिरप है, और जब हम ये पेशेंट को देते हैं तो उसको वोमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो ये हम वोमिटिंग के लिए देते हैं, और क्यों देते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि आपने किसी बंदे को वोमिटिंग क्यों करवानी है। तो इसलिए करवानी है अगर कुछ उसने कोई गलत चीज़ खा ली है, कोई जहर वगैरह खा लिया है, या कोई उसको वैसी डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, या मैदे में कोई मसला है, तो हम उसको मैदे को खाली करने के लिए ये देते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें हम सिर्फ आप आईपी केक दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसी चीज़ को रोकने के लिए, मतलब किसी बंदे को उल्टी हो रही है, अब हमने उसकी उल्टी वोमिटिंग रोकनी है, ठीक है, तो फिर हम उसको ये नीचे वाले ड्रग देते हैं जो कि एंटी एमेटिक है। एंटी एमेटिक्स का मतलब कि वोमिटिंग को रोकने के लिए। एमेटिक्स वोमिटिंग को स्टार्ट करने के लिए हम जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं, और एंटी एमेटिक्स किसको कहते हैं, वोमिटिंग को रोकने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटी एमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स आते हैं, जैसे कि फिनोथाइजीन्स है, नॉन फिनोथाइजीन्स, ये ड्रग्स हैं एंटी एमेटिक्स, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स है जिसमें एंटीहिस्टामिन भी आप कह सकते हो, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ठीक है, और मिसलेनियस है। तो ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स है जो कि आप एज एंटी एमेटिक्स यूज़ करते हो। एमेटिक्स में वही आईपी केक वाला सिरप आता है जो कि आपको ये दिखाया गया है, और ये क्या करते हैं कि वोमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं। मतलब आपने किसी की वोमिटिंग करवानी है तो आप ये देंगे। ये क्या काम करते हैं, ये काम किस तरीके से करते हैं। आईपी केक सिरप इरिटेट द जीआई म्यूकोसा लोकली, मतलब जो हमारा जो जीआई का जो लेयर है, ठीक है, बाहर का, उसको इरिटेट करवाते हैं। जब इस उसको इरिटेट करवाते हैं रिजल्टिंग टू स्टिमुलेशन ऑफ द वोमिटिंग सेंटर, तो हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है हमारे ब्रेन में, ये जाके उसको स्टिमुलेट करवाते हैं। तो जब वो जाग जाता है वो सेंटर, तो 20 मिनट के अंदर अंदर फिर उस बंदे को क्या होता है कि वोमिटिंग आने लग जाती है। सिंपल आप ये कह सकते हो कि जब हम किसी बंदे को आईपी केक सिरप देते हैं वोमिटिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो जाके जो हमारा वोमिटिंग सेंटर है ब्रेन में उसको स्टिमुलेट करवाता है, जगाता है, ठीक है, और 20 मिनट के अंदर अंदर वोमिटिंग आने लग जाती है। आप कब कब देते हो, मतलब किस सिचुएशन में आप देते हो। क्लिनिकल यूज़ क्या है। क्लिनिकल यूज़ ये है कि किसी बंदे ने जो है बहुत ज़्यादा दवाई खा ली ओवरडोज के लिए, 500 ग्राम खा लेना चाहिए तो उसने 1000 ग्राम खा लिया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ओवरडोज की सिचुएशन में हम देते हैं। या फिर किसी ने जहर वगैरह खा लिया, कोई गंदी चीज़ खा ली, ठीक है, तो उन सिचुएशन में हम एमेटिक्स देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब कब कब आप नहीं दोगे। तो इंजेक्शन ऑफ करोसिव केमिकल, मतलब आपने कोई करोसिव केमिकल दिया है, कोई केमिकल वगैरह लिया है, ठीक है, जो कि करोसिव का मतलब कि आपके जीआईटी ट्रैक्ट को ख़राब करने वाले अगर आपने कोई केमिकल ली है तो उस सिचुएशन में आप नहीं दोगे, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर किसी ने जो है कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह इंजेस्ट कराए हैं, बाज़ लोग होते हैं जो कि पेट्रोल वगैरह पीते हैं, उनकी खुशबू जो है उनके लिए बहुत, मतलब सूंघते हैं, नशा टाइप करते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप एमेटिक नहीं दोगे। अनकॉन्शियस एंड कन्वल्सिंग पेशेंट, कोई भी पेशेंट जो कि बेहोश है, ठीक है, तो आप उसको कैसे दोगे, वो तो पी नहीं सकता, तो आप इन सिचुएशंस में ये एमेटिक्स नहीं दोगे, ठीक है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि नोज़िया, वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि देते ही हम वोमिटिंग के लिए। डायरिया हो सकता है, इसके अलावा आपका जीआई अपसेट हो सकता है, ठीक है, और आपका जो सीएनएस है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो थोड़े अरसे के लिए या थोड़े टाइम के लिए क्या हो सकता है कि थोड़ा डिप्रेस हो सकता है, मतलब थोड़ा सो सकता है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है।
अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियोटॉक्सिसिटी इफ लार्ज अमाउंट आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। अच्छा, अगर आप एमेटिक बहुत ज़्यादा देते हो, ठीक है, और वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस बंदे को कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब उसको हार्ट का मसला हो सकता है, क्योंकि ये हार्ट तक भी जा सकता है अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो, ठीक है। तो ज़्यादा भी नहीं देना है, थोड़ा देना है, ठीक है कि मतलब आपने अपना काम कर लिया, उसको वॉमिटिंग हो गई, बस बात ख़त्म, उसके बाद नहीं देना ज़्यादा। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ कॉल्ड एंटी एमेटिक्स। एमेटिक्स के अगेंस्ट काम करते हैं। एमेटिक हम यूज़ करते थे वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, लेकिन एंटी एमेटिक्स हम यूज़ करते हैं वॉमिटिंग को बंद करने के लिए। किसी बंदे को वॉमिटिंग हो रही है तो हम चाहते कि अब ये वॉमिटिंग ना हो, बंद हो, तो हम एंटी एमेटिक्स देते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है दीज आर एजेंट्स यूज टू मैनेज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को बंद करने के लिए या मैनेज करने के लिए, ठीक है। दे एक्ट आइदर लोकली और सेंट्रली, या तो ये किसी जगह पे जाके लोकली एक्ट करेगा या फिर आपके सेंट्रली, मतलब पूरा सिस्टम आपके जो है उस पर एक्ट करेगा। इन जनरल दे में इनहिबिट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द मिडुला बाय ब्लॉकिंग डोपामीन रिसेप्टर। जो आपका मिडुला है, जहाँ से आपका वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है, और या तो जाके उसको ब्लॉक करेगा, डोपामीन जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, तो आपका जो है वोमिटिंग सेंटर भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स है जो कि आपको बताई गई है, जैसे कि फेनोथाइजीन्स में आपको कौन कौन से ड्रग्स मिल सकते हैं। प्रोक्लोरोपेराजीन है, ठीक है, और प्रोमेथाइजीन है, बहुत सारे ड्रग्स हैं। इसी तरह नॉन फेनोथाइजीन में आपको मेटोक्लोरोप्रोमाइड है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक्स में आपको मेक्लेजीन और बोसलीजीन के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि हर कैटेगरी से रिलेटेड है, तो ये आप देख सकते हैं और याद होनी चाहिए, ठीक है। अलावा जो फिनोथाइजीन है, इसका काम क्या है, ब्लॉक द वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर जो है इसको डायरेक्ट जाके ब्लॉक कर देते हैं। नॉन फिनोथाइजीन जो है रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द नर्व सेल इन द मिडुला। ये जो नर्व सेल्स है, ठीक है, नॉन फिनोथाइजीन उस पे जाके एक्ट करते हैं और उसके काम को बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। आल्सो ब्लॉक्स द डोपामीन रिसेप्टर, और डोपामीन को भी ये जाके ब्लॉक करता है। तो इसका फंक्शन हर ड्रग का याद होना चाहिए। एंटीकोलिनर्जिक्स जो है ये किस तरीके से काम करते हैं, ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सिस ऑफ द मिडुला। जो भी इम्पल्सिस जाते हैं मिडुला तक, ठीक है, वोमिटिंग सेंटर तक, तो ये उनको बंद कर देते हैं ताकि वहाँ तक कोई भी ट्रांसमिशन ना हो। सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करते हैं, सेंट्रली एंड लोकली इनहिबिट द सेरोटोनिन रिसेप्टर। ये सेरोटोनिन होते हैं जो सेंट्रली है या फिर लोकली किसी एरिया में है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। मिसलिनियस क्या करते हैं, एक्ट इन द सीएनएस आइदर इन द मिडुला और इन द कॉर्टेक्स। ये सीएनएस पे जाके एक्ट करते हैं, या तो आपके मिडुला को बंद कर देते हैं या फिर कॉर्टेक्स जो है उसको बंद कर देते हैं जहाँ पे आपका वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक जो है एसोसिएटेड विद मोशन सिकनेस। जब ये मोशन सिकनेस की वजह से जो है नोजिया वोमिटिंग होती है, ठीक है, मतलब डायरिया है और इसके साथ साथ वोमिटिंग भी हो रही है, ठीक है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। सेरोटोनिन जो है ये हम कब देते हैं, जब अगर किसी ड्रग की वजह से आपको नोजिया या वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो हम ये देते हैं। मतलब आपने कोई दवाई ले ली, उसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो रही है, तो फिर हम सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। और मिसलिनियस जो है ये भी हम कीमोथेरेपी वाली नोजिया वोमिटिंग में देते हैं। बाकी जो फिनोथाइजीन है, अगर आपने एनेस्थीसिया दे दिया, ठीक है, और एनेस्थीसिया की वजह से क्या हुआ कि मतलब वोमिटिंग शुरू हो गई, तो फिर हम फिनोथाइजीन देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई और केमिकल ले लिया, कोई ड्रग ले लिया और उसकी वजह से वो वोमिटिंग शुरू हो गई, तो नॉन फिनोथाइजीन देते हैं। क्या की वजह से हो रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह देते हैं। तो इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं कि कब कब यूज़ करते हैं, तो वही के मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। इस सिचुएशन में हम एंटी एमेटिक्स यूज़ करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, मतलब इसके ख़तरात या फिर साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, या कब कब आपने नहीं देना है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीएनएस का मसला है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मसला है, डिप्रेस रहता है, या हम कहते हैं कि वो सोया हुआ रहता है उसका सीएनएस सिस्टम, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने नहीं देना है। या अगर किसी को लीवर डिसफंक्शन है, मतलब उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा, ख़राब है, तो आपने उसको भी एंटी एमेटिक्स नहीं देने।
अच्छा जी, अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, मतलब किस तरीके से ये काम करते हैं, आपकी बॉडी इस पे किस तरीके से एक्ट करती है। ओरल एब्जॉर्प्शन इज़ गुड इफ वॉमिटिंग इज़ नॉट प्रेजेंट। हम क्या करते हैं कि इसको ओरली देते हैं, अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो हम ओरली देते हैं एंटीएमेटिक्स। IV ड्रग्स कैन बी गिवन इफ वॉमिटिंग इज एक्टिव। और अगर किसी बंदे को जो है वॉमिटिंग हो रही है तो फिर हम ये एंटीएमेटिक्स IV के थ्रू देते हैं, ठीक है। मोस्ट ड्रग्स आर मेटाबॉलाइज्ड इन द लीवर एक्सक्रीटेड इन द किडनीज। ज़्यादातर ड्रग्स जो है वो लीवर में मेटाबॉलाइज होते हैं, मतलब लीवर में जाके हल होते हैं, फिर पूरी बॉडी को जाते हैं और किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं, मतलब यूरिन में बाहर निकलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी बंदे का लीवर ख़राब है तो फिर आप उसको एंटीएमेटिक नहीं दोगे, क्योंकि ये लीवर में ही जाके मेटाबोलाइज होते हैं। तो अगर किसी बंदे का लीवर ही ख़राब है तो फिर ये अपना काम नहीं करेगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा जी, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। फ़ोटोसेंसिटिविटी मतलब कि स्किन पे मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात आने लग जाएंगे। और क्या होता है कि एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्किन होता है, ठीक है। स्किन जो है ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एलर्जी वगैरह हो जाती है या फिर के साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं। ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वीकनेस वगैरह हो सकते हैं, चक्कर आने लग जाएंगे, वीक होगा, ठीक है बंदा। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है, मतलब पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि वोमिटिंग में तो ज़ाहिर ही बात है पानी ही निकलता है, ठीक है। फिनोथाइजीन जो है इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ऑटोनॉमिक एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स लाइक ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो जाता है, नेज़ल कंजेशन, आपका जो है नाक बंद होगा, और यूरिनरी रिटेंशन मतलब ये कि यूरिन पास नहीं होगा, जमा होता रहेगा आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। मेटाक्लोरोप्रोमाइड जो है EPS ड्यू टू डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकेज। EPS का मतलब होता है एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आपका डोपामीन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो डोपामीन के ब्लॉक होने की वजह से और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे आपको मसल क्रैम्पिंग होगा, आपको रेस्टलेसनेस होगी, आपके मसल जो है वो सख्त हो जाएंगे, ठीक है। ये डोपामीन की ब्लॉकेज की वजह से होगा। डोपामीन के और भी जो काम है वो भी ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो इस वजह से EPS होता है, मतलब एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ड्रग्स अफेक्टिंग द GIT, ठीक है, अपने अख्तिताम को पहुँचता है। एंड दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम आगे जो चैप्टर्स रहते हैं वो भी पढ़ेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।